माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डिस्कस करने से पहले कुछ टर्म्स जो कि यूज्ड होंगी उनको देख लेते हैं। क्या क्या है, हमने इसको पहले क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है। बेसिक स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, यूनिट्स, इनको डिटेल में डिस्कस किया है। आज इसका ओवरव्यू लेंगे बस। तो स्ट्रेस क्या होती है, जब भी फोर्स अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से डायमेंशन चेंज होगा मटेरियल का, तो हम कह सकते हैं कि मटेरियल अंडर स्ट्रेस है। फोर्स पर यूनिट एरिया मेजर कर किया जाता है स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स जो लगाया है डिवाइडेड बाय एरिया पर यूनिट एरिया। जितना रेशो ज़्यादा होगा फोर्स पर यूनिट एरिया उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस होगा। ठीक है, ये स्ट्रेस के इक्वल है। देन अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रेसेस होती हैं एप्लीकेशन एरिया के बेस पे या किस तरीके का नेचर के बेस पे। तो जब एरिया जो लगेगा, यानी कि एरिया, मान लो ये हमारा एरिया है, इसके परपेंडिकुलरली फोर्स अप्लाई किया, इसका परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई किया, तो स्ट्रेस जो लगेगी वो कौन सी होगी, टेंसाइल होगी या कंप्रेसिव होगी। और जब एरिया के पैरेलल लगेगी जो स्ट्रेसेस जो कि टेंजेंशियल या उसको, वो स्ट्रेस कौन सी होगी, शियर स्ट्रेस होगी। क्योंकि दो तरीके का फोर्स लगता है, एक तो लगता है नॉर्मल और दूसरा लगता है शियर। नॉर्मल फोर्स की वजह से दो स्ट्रेसेस जनरेट होंगी, एक तो होगी टेंसाइल और एक होगी कंप्रेसिव। और दूसरी जो पैरेलल, जो एरिया के पैरेलल अगर फोर्स लगाया तो शियर फोर्स लगेगा, या टेंजेंशियल फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से शियर स्ट्रेस जनरेट होगी। तो ये देखो, टेंसाइल में क्या किया, इसकी डायमेंशन इंक्रीज हो जाएगी, कंप्रेसिव में डिक्रीज हो जाएगी। स्ट्रेस क्या होती है, जितना लोड लगाया पर यूनिट एरिया, और ये लगाया हमने फोर्स इसके एरिया के पैरेलल, तो चेंज जितना डायमेंशन में होगा डिवाइडेड जो एरिया में चेंज होगा, और जितना फोर्स लगाया फोर्स पर यूनिट एरिया, ये क्या हो जाएगी, शियर स्ट्रेस हो जाएगी, शियर फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फिर आता है इसको डिनोट कैसे किया जाता है, नॉर्मल को सिग्मा से डिनोट करते हैं, और जो शियर स्ट्रेस को टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है। यूनिट्स क्या है स्ट्रेसेस की, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। ठीक है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। तो जो स्ट्रेस की यूनिट होती है प्रेशर के ही इक्वल होती है, स्ट्रेस और प्रेशर की यूनिट दोनों की सेम होती, इक्वल होती है। और एम्पेरिकल यूनिट क्या है, पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच, PSI यूनिट होती है। और स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, जो फोर्स होता है न्यूटन में होता है, एरिया मीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे 1 मीटर एरिया पे, तो स्ट्रेस होगी 1 पास्कल के इक्वल जनरेट होगी। तो डे टू डे कैलकुलेशन में हम यूनिट दूसरी यूज करते हैं मेगा पास्कल। इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ पहले वाली वीडियो में। अगर किसी को अभी लग रहा है कि फास्ट हो रहा है, तो समझ नहीं आ रहा है, तो पहले वाली वीडियो देख लेना, उसमें डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। फिर आता है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन डिफाइन किया जाता है चेंज इन डायमेंशन विद रेस्पेक्ट टू द ओरिजिनल डायमेंशन, जब भी किसी मटेरियल में स्ट्रेस लगेगी। और स्ट्रेन को डिनोट किया जाता है ग्रीक लेटर एप्सिलॉन से, इस तरीके का एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। जब भी नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा तो उसकी वजह से नॉर्मल स्ट्रेस दो टाइप की होती है, एक होती है टेंसाइल और एक होती है कंप्रेसिव। टेंसाइल में क्या होगा, चेंज इंक्रीज होगा लेंथ, और जो कंप्रेसिव में डिक्रीज हो जाएगा। तो जितना डेल एल से मानो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, ओरिजिनल हमारा एल था, तो ये क्या नॉर्मल स्ट्रेन है, या टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो शियर स्ट्रेन जो कि शियर स्ट्रेस की वजह से डेवलप होगी, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है गामा से। फिर आता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। ये क्या किया हमने, जब माइल्ड स्टील एक डक्टाइल मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल है, तो जो भी मटेरियल होते हैं
जब भी हम उस पर स्ट्रेस लगाते हैं, टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, तो उनकी डिफॉर्मेशन की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। जो कि डक्टाइल होते हैं और ब्रिटल होते हैं, उनकी अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं, अलग अलग कार्य शो करते हैं। बट जो डक्टाइल मटेरियल जैसे कि माइल्ड स्टील के लिए, एमएस के लिए किया है, तो मोस्टली जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं वो सेम टाइप का ही कार्य शो करते हैं, तो इसीलिए हम ने माइल्ड स्टील पे किया है ये। तो देखो क्या हुआ, सबसे पहले कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे। देखो, एक तो आएगा प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, जो कि बी पॉइंट से रिप्रेजेंट किया है, यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट एंड लोअर यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट ई, और ब्रेकिंग पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट एफ। देखो डायग्राम से समझो क्या है। जब भी स्ट्रेस लगाया हमने माइल्ड स्टील में, तो क्या होगा, स्ट्रेन डेवलप होगा। स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन डेवलप होता है। तो हमने टेंसाइल फोर्स लगाया जिसकी वजह से टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हुई, और स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन आई उसमें। तो ए पॉइंट क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट है। इसको मान लिया ओ या जीरो मान लिया, ठीक है, कुछ मान लो, ओ मान लिया, मान लो ओ से ए तक क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट है ये। और ए क्या है, एक मतलब यहाँ से ओ से ए प्रोपोर्शनल है, यानी कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्ट्रेन। स्ट्रेस और जो स्ट्रेन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, यहाँ तक। और स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन क्या होता है, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, यानी कि जो रेशियो है स्ट्रेस और स्ट्रेन का वो कांस्टेंट रहेगा यहाँ तक, इस लिमिट तक। और ये क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट, यानी कि यहाँ तक हुक्स लॉ वैलिड रहेगा। और इलास्टिक लिमिट ये क्या है, बी क्या है, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होती है, जब भी हमने स्ट्रेस लगाया, फोर्स लगाया, तो इलास्टिक लिमिट तक, यानी कि अप टू इलास्टिक लिमिट तक ये क्या करेगा, रीगेन कर लेगा ओरिजिनल शेप एंड साइज को। तो यहाँ तक तो रीगेन कर लेगा, लेकिन अगर उसके बाद हमने क्या लगाया, स्ट्रेस लगाई, फोर्स लगाया, तो क्या होगा, वो रीगेन नहीं करेगा ओरिजिनल शेप और साइज में, उसमें डिफॉर्मेशन होगा कुछ। और जो सी पॉइंट है, यानी कि जो इलास्टिक लिमिट के बाद जो सी पॉइंट आएगा, सी पॉइंट क्या है, यील्ड पॉइंट है ये, दो सी और डी, और ये क्या अपर यील्ड पॉइंट है। सी का मतलब ये है कि अपर यील्ड पॉइंट, डी लोअर यील्ड पॉइंट। यहाँ से क्या यील्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, रीगेन नहीं करेगा। तो ये अपर यील्ड पॉइंट क्या है कि यहाँ इसके बाद से अगर स्ट्रेस नहीं लगाएंगे तो भी उसमें डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि अपर यील्ड पॉइंट के बाद अगर स्ट्रेस नहीं लगाया तो भी उसमें कुछ डिफॉर्मेशन स्ट्रेन आएगी डी पॉइंट तक। और डी क्या है, लोअर यील्ड पॉइंट है, डी लोअर यील्ड पॉइंट है। और फिर उसके बाद डी पॉइंट के बाद हमने क्या किया, फिर दोबारा से फोर्स लगाया जिसकी वजह से स्ट्रेन आएगी, और फिर उसके बाद क्या है, ये ऐसा कर्व आएगा, यानी कि इस तरीके से डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या है, बी के बाद क्या है, प्लास्टिक रीजन आ जाएगा। ये इलास्टिक रीजन है अप टू बी पॉइंट तक, और बी पॉइंट के बाद आएगा प्लास्टिक रीजन। प्लास्टिक रीजन क्या है कि जितना हमने स्ट्रेस लगाया तो उस रीगेन नहीं करेगा ओरिजिनल शेप को, यानी कि परमानेंटली डिफॉर्म होगा यहाँ पर। और ये क्या है हमारा, ये क्या है, ये हमारा क्या था, ये अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, यानी कि यहाँ तक हमारी मैक्सिमम स्ट्रेस लगेगी, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट ये क्या है। और ये हमारा एफ क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट। ये क्या मैक्सिमम वैल्यू है स्ट्रेस की। फिर उसके बाद नेकिंग स्टार्ट हो जाएगी, नेकिंग स्टार्ट होने की वजह से यहाँ पे फ्रैक्चर पॉइंट, एफ क्या, फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। तो ये था स्ट्रेस स्ट्रेन करो। इसको आप जो भी लिमिट्स आई है, जैसे कि प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है, क्या होती है प्रोपोर्शनल लिमिट, स्ट्रेस स्ट्रेन करो माइल्ड स्टील ए पॉइंट तक प्रोपोर्शनल लिमिट होती है, ठीक है। हुक्स लॉ वैलिड होता है यहाँ तक। और डायरेक्टली होती है स्ट्रेस स्ट्रेन, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और रेशियो कांस्टेंट रहेगा स्ट्रेस और स्ट्रेन का। इलास्टिक लिमिट क्या, जब भी लोडिंग करेंगे तो ओरिजिनल साइड में रीगेन कर लेगा, बी पॉइंट तक होती है। यील्ड लिमिट मटेरियल की क्या होती है, इलास्टिक लिमिट के बाद स्टार्ट होती है, रीगेन नहीं करेगा ओरिजिनल शेप एंड साइज को, इसके बाद क्या होगा, डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा।
डिफॉर्मेशन। और अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होती है? मैक्सिमम स्ट्रेस जो कि कोई भी मटेरियल बियर करेगा। ये क्या एक पीक पॉइंट है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, जो कि माइल्ड स्टील के लिए है, वो अल्टीमेट स्ट्रेस है। और ये ब्रेकिंग स्ट्रेस जहाँ पे कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में मटेरियल फेल हो जाएगा, यानी कि ब्रेक हो जाएगा, नेकिंग स्टार्ट हो जाएगी, उस स्ट्रेस को क्या बोलते हैं? ब्रेकिंग स्ट्रेस बोलते हैं। और इसके ऊपर जो भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है माइल्ड स्टील का, उसी के अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स माइल्ड स्ट्रेस जो एमएस की अलग अलग स्ट्रेस कंडीशन में। और जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है हमें आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें, जो कि कहाँ पे फेल होगा मटेरियल, कौन सी क्या लिमिट है। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेस जो बियर कर सकता है, कितना बियर कर सकता है कोई भी मटेरियल, हम देख सकते हैं डायग्राम्स की हेल्प से। तो जो कि डिज़ाइन एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा टॉपिक। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और नहीं तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं, पीडीएफ आपको सारी मिल जाएगी वहाँ पे।